नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली एयरपोर्ट से सटे हुए एक गांव में जिसका नाम है महरम नगर। आज के लिए गांव काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि गांव के लोग एनएसजी और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस प्रदर्शन के पीछे की वजह अगर आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 2 जुलाई को एनएसजी गांव वासियों को एक नोटिस देती है कि 30 सितंबर के पहले यानी आज से पहले आपको ये गांव खाली करना पड़ेगा क्योंकि आप अनऑथोराइज्ड एरिया में रह रहे हैं। बतौर एनएसजी ये ज़मीन दिल्ली कैंट बोर्ड ने एनएसजी को दे दी थी और ये जगह और ये पूरा गांव जो बसा हुआ है ये एनएसजी की ज़मीन पर बसा हुआ है। इस फैसले से गांव वाले परेशान हो गए। गांव वालों को लगा कि हम सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम कैसे अचानक किसी एक नोटिस पर अपना सब कुछ छोड़कर घर बार छोड़कर बाहर निकल जाए। मामला तूल पकड़ते गया। बीते 27 और 28 सितंबर को गांव वालों ने महापंचायत बुलाई। महापंचायत में 360 गांव से लोग आए। लोगों ने व्यापक प्रदर्शन किया और लोगों का कहना है कि ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस एनएसजी के आदेश पर 16 दिसंबर तक स्टे लगा दिया, जिससे गांव में फ़िलहाल तो शांति है। लोग भी थोड़े से आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसी पूरे मसले पर उनसे बातचीत कर उनकी राय जानने और इस पूरे गांव का इतिहास जानने इस वक्त हम मौजूद हैं महरम नगर गांव के वाल्मीकि मंदिर में, जहां हम यहां रह रहे गांव वासियों से बातचीत कर उनकी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त गांव के वाल्मीकि मंदिर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं जो यहां पर लगातार अपनी बात रख रहे हैं और प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले ताऊ, आप हमारे दर्शकों को इस गांव का इतिहास बता दीजिए, क्योंकि हमें हमें ऐसी जानकारी मिली कि ये गांव जो था वो पहले उस जगह पर था जहां आज दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है। जब एयरपोर्ट बनाने की बात आई तो सरकार ने इसको रीलोकेट करके आप लोगों को यहाँ भेज दिया। तो गांव का पूरा इतिहास एक बार हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। ये गांव कम से कम 300 साल पुराना है। मुगल साम्राज्य के समय का है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी राज किया। उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड बना। हमारा गांव उसके पहले से ही यहाँ पे रहते थे गांव वाले। गांव के में ज़्यादा अंदर हम नहीं जा सके क्योंकि कुछ समाज के लोग बाहर उन्होंने आश्रय लिया अपना। तो जो गुड़गांव रोड निकला उसके सामने मेन गेट के अंदर हमारा जो है पुराना गांव, और उसके सामने जहाँ टर्मिनल 1 है वहाँ पर हमारे कम से कम 250-300 मकान थे। जबकि हमें 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग के दरमियान हमको वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया ड्यू टू सिक्योरिटी के पब्लिक का नुकसान ज़्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है। उसके बावजूद हमें यहाँ शिफ्ट किया। यहाँ पर ना 60 क्वार्टर सिर्फ बने हुए थे, वो भी टूटे फूटे, जिनके अंदर ना लाइट थी ना पानी था। मतलब कोई भी सुविधा हमारे को यहाँ नहीं दी गई। हमारे लोग ज़्यादा थे, क्वार्टर हमको कम दिए। ये गांव 300 साल पुराना है। उसका अभी तक नक्शा है, मौजूद है। मुग़ल साम्राज्य के समय का बना हुआ है। वजह सबसे ये है कि हमारे कुछ पुराने लोग जिन्होंने पहले से इनके साथ संपर्क किया था बोर्ड के साथ, वो थोड़े से हमारे अनपढ़ थे, गंवार थे, क्यों ज़्यादा उस टाइम शिक्षा नहीं थी। तो उस दौरान हमको यहाँ शिफ्ट किया। जो हमारे जो मेन आदमी थे इसके कांटेक्ट में, उनका 3 आदमियों का स्टे वहाँ पे छोड़ दिया था, बाकी को यहाँ शिफ्ट कर दिया था। कुछ दिन बाद वो भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिए गए। यहाँ पे जब यहाँ जगह कम पड़ी, हाहाकार मच गया। एक एक आदमी के 6-6, 7-7 लड़के थे, जवान थे, 4-4 शादी हो चुकी थी बच्चों की। एक क्वार्टर में कैसे रहते? तो बोर्ड ने थोड़ा सा बोर्ड से आग्रह किया कि भाई ये जगह कम है हमारे पास। तो उन्होंने बताया कि ठीक है भाई, जिनके पास ऐसा है थोड़ा क्वार्टर के आसपास थोड़ी जो स्थायी जगह पड़ी हुई है उसमें तुम एक्वायर करके रह सकते हो। और वहाँ पे जब यहाँ शिफ्ट किया था, हमें एक किराएदार शो करके हमें यहाँ भेजा गया, जिसका कि वार्षिक लगान हम देते रहते। 120 या 128 रुपये हर वर्ष हम यहाँ पे क्वार्टरों को लगान देते रहे थे। तो हमें जिस तरह बंगलापुरी और सराय सरूल जो हमारे दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के मकान थे,
वहाँ गांव थे, उनको जब शिफ्ट किया तो उनको वहाँ किसी को 100, किसी को 120, किसी को 150, उसके हिसाब से प्रति घर के हिसाब से उनको वहाँ पालम कॉलोनी में जगह दी गई। और हमें अब जब एनएसजी ने 1989 में बोर्ड ने इनको ज़मीन ट्रांसफ़र की 85 में, तब अब जाके जब उस समय इन्होंने ना कोई अपना बोर्ड लगाया, ना हमारे लोगों को किसी को इत्तला की कि भाई ये ज़मीन हमारी है, अब ये खाली करो। अभी इस वक्त फिलहाल इस गांव में कितने मकान हैं और कितने लोग रहते हैं? यहाँ पे लगभग 4,500 तो मकान है और 10,000 आदमी रहता है। 4,500 मकान हैं और तकरीबन 10,000 लोग रहते हैं। अच्छा, एनएसजी ने कुछ ये बताया कि वो ये ज़मीन वापस क्यों चाहते हैं? उन्होंने इसके पीछे का कोई कारण दिया, कोई तर्क दिया? इसका कोई कारण नोटिस नहीं दिया। वो कह रहा ज़मीन हमने ली, कैंटनमेंट बोर्ड से ट्रांसफ़र करवा के ली है और हमें अपनी ज़मीन चाहिए। हम यहाँ क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे इसका हमें कुछ नहीं पता। हमारे को ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि इसको खाली कराओ। अच्छा, 27 और 28 को यहाँ 2 दिन पंचायत रखी गई, महापंचायत रखी गई। ऐसा कहा जा रहा है 360 गांव से लोग आए। बाहर भी हमने बोर्ड पढ़ा, 36 बिरादरियों का समर्थन। उस पंचायत में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातें हुई और आप लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? आगे की रणनीति तो ऐसा है कि कोर्ट बताए, कोर्ट में जारी है हमारी बातें। कोर्ट में पिटीशन डाली थी, उसमें स्टे ऑर्डर मिला है। और रही बात महापंचायत की, 27 तारीख को जो महापंचायत हुई थी पहले, उसमें 360 गांव का चौधरी आया था। तो उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि आप फिक्र ना करो, तुम्हारी एक ईंट नहीं लेगी। तो 150-200 घर के लोगों को यहाँ पर 60 घरों में शिफ्ट कर दिया 60 गया। घरों में शिफ्ट किया गया है। और उसके बाद जो बाहर जो लैंड पड़ी हुई थी खाली, उसमें अब मेरे पिताजी हर बॉस, मैं सही बताऊं तो मेरे दादाजी के नाम है वो क्वार्टर जिसमें हम रहते हैं, 60 क्वार्टरों में। मेरे पिताजी हर 5 भाई हैं। मेरे पिताजी रहेंगे, मेरे दादाजी रहेंगे उस क्वार्टर में या मेरे पिताजी हर रहेंगे। मेन मुद्दा तो ये था। जो बाहर जो खाली लैंड पड़ी थी, क्योंकि हम वाल्मीकि हैं, वो जो है एरिया वो मुस्लिम एरिया था। वहाँ वो खाली पड़ा हुआ था क्योंकि वो अस्तबल था, घोड़ों का, हाथियों का एक पड़ाव था, कुछ नहीं था वहाँ पे। कैंटोनमेंट बोर्ड ने ये बोला कि भाई तुम इसमें रह लो, लेकिन हम सूअर पालने वाले आदमी थे। वहाँ पे मस्जिद थी, इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए। परहेज करते थे हम, इसलिए हम जंगल में आकर के यहाँ पे, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर वहाँ नहीं रह रहे तो आप लोग उधर चले जाओ। आपको आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इस गांव में ज़्यादातर लोग जो हैं वो वाल्मीकि समाज से हैं, वो जाटव समाज से हैं, वो प्रजापति समाज से हैं। इसी समाज के लोग अधिकांश मात्रा में, या मैं कहूँ 100% मात्रा में, इन्हीं वर्ग और बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं। तो उसके बाद जो खाली जगह पड़ी हुई थी वहाँ पे हमने अपना झुग्गी वगैरह बना करके, क्योंकि वो उन दोनों कहाँ किसके पास पैसा होता था, मेहनत करते थे लोग बाग, अपने आप ही चिनाई मकान खड़ा करते थे, मिट्टी से, उससे गार से, चिकनी मिट्टी से, पत्थरों से अपने मकान बनाते थे, छप्पर अपने आप बनाते थे। मेरे दादाजी ने मेरे सामने भी बनाया हुआ है यहीं पे आकर के। आज मेरी 55 साल की उम्र हो गई है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी यहीं के बासिंदा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ यंगर जनरेशन के लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग जब बांसुरी स्वराज से मिलने गए तब क्या कुछ हुआ, बांसुरी स्वराज से इनकी क्या बात हुई। बांसुरी स्वराज यहाँ की सांसद है, तो उनसे, हाँ, नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज सांसद हैं। उनके पास भी इस गाँव का एक प्रतिनिधि दल गया हुआ था। बांसुरी स्वराज से क्या कुछ बात हुई उसके बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जब आप वहाँ गए, उनको समस्या बताई, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आप लोगों को? देखो, मैं नहीं गया था, लेकिन जो हमें पता चला, जो भी हमारी टीम गई थी, जो सही आश्वासन मिलना चाहिए एक एमपी होने के नाते, एक लोकसभा की सदस्य होने के नाते, जो हमें मजबूती से उनकी तरफ से जो आश्वासन मिलना चाहिए था वो हमें मिला ही नहीं।
अगर मिल जाता तो हमें यहाँ पर महापंचायत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें लोगों को इकट्ठा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हम भी समझते हैं जिसकी सरकार होगी वही इस पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। नहीं तो विधायक भी आए थे यहाँ पर, वीरेंद्र सिंह कादियानी यहाँ से विधायक है और 2 बार के विधायक है यहाँ से, लेकिन हम भी जानते हैं कि जो दिल्ली छावनी है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती। तो यहाँ पर अगर कोई बात रहेगी या चलेगी तो वो चलेगी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की, जो है बांसुरी स्वराज जी। तो हम तो उनका भी सम्मान करते हैं। अगर वो आ जाए, कल जैसे इतनी बड़ी महापंचायत थी, या 4-5 हज़ार लोग पूरी दिल्ली और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों से इकट्ठे हुए थे, अगर वो आ जाती और वो आकर हमें ये आश्वासन दे जाती कि आपके गांव की तरफ एक उंगली भी नहीं उठेगी, तो हमें तो सब कुछ हम उसी टाइम ख़त्म कर देते। और मतलब हम कोई राजनीतिक लोग तो है नहीं, या बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जो इस गांव को बचा देगा हम उसके साथ हैं। तो जब इतना पुराना गांव होता है तो उस पर कैसे कोई सरकार उंगली उठा सकती है? तो हम तो यहाँ पर किराएदार है ही नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है ना, जो 50 साल से जिस ज़मीन पर रह रहे हो वो ज़मीन उनकी हो जाती है, तो हम तो 400 साल से रह रहे हैं। चलो मैं कह रहा हूँ 50 साल भी मत बोलो, दिल्ली छावनी क्या, पूरी छावनी भारत की जो बनी है 1924 में बनी है ना, तो हम तो उससे पहले के रह रहे हैं। हमारे पास कागज़ भी 1907 के भी है, नक्शा भी है यहाँ का। तो कैसे आप मतलब लीगली भी आप देखो, कानूनी रूप से भी देखो, तो भी आप हम पर उंगली नहीं उठा सकते। इसके पीछे की मंशा क्या है, क्यों गांव खाली करवाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि ये एक, आप भी यहाँ पर आए हो, आपको भी पता होगा कि ये एक प्राइम लैंड है। अब प्राइम लैंड भी ऐसे ही नहीं बनी है, हमारे जो यहाँ के पीढ़ियाँ थी पुरानी, जो दादा परदादा, उससे भी पहले की जो 4-4 5-5 पीढ़ियाँ यहाँ पर निकल गई है, उन्होंने इस गांव को विकसित किया है। ये एक जंगल ही तो हुआ करता था, पूरी दिल्ली एक जंगल थी, जिसने विकसित किया उसी का हक होना चाहिए ना उस पर। अब जब इतनी हमारी पीढ़ियाँ यहाँ पर निकल गई है तो अब उनको दिख रहा है कि ये एक प्राइम लैंड है। अब प्राइम लैंड है तो इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, ये इलाका जो है प्राइम लैंड इसलिए कहा जा रहा है इसको, क्योंकि यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की दूरी जो है वो महज कुछ मीटर है। अगर आप यहाँ से निकलेंगे, आप बमुश्किल 5 मिनट में यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में पहुँच सकते हैं। दिल्ली का एक बहुत डेवलप्ड एरिया जो है वो एरो सिटी, वो भी यहाँ से मेरे ख्याल से चंद किलोमीटर दूर होगा, 1.5 से 2 किलोमीटर तो यहाँ से दूर है। यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं, यहाँ पे आपको शानदार सड़क मिलेगी, गुड़गांव जाने वाली सड़कें आपको यहाँ मिलेंगी। तो अगर हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से बात करें तो ये जगह, ये लोकेशन जो है वो काफ़ी प्राइम है और काफ़ी महंगी है। एरो सिटी को अगर कंपेयर कर रहे हो, एरो सिटी का मैं आपको बताता हूँ, अभी जो जितनी भी नई बिल्डिंग बन रही है, जो भारतीय ग्रुप बना रहा है, वर्ल्ड मार्क 1, 2, 3 पहले के बने हुए हैं, उसमें जो अभी किराया चल रहा है वो तकरीबन है 250 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो मतलब आप अगर 1000 स्क्वायर फीट भी जगह लेते हो तो आपको 2.5 लाख रुपए उसमें रेंट देना पड़ेगा। अब उसके बाद जो वर्ल्ड मार्क 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 6-7 टावर इनके बन रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि जब ये इतना प्राइम हो गया है, यहाँ से इतना पैसा आ रहा है, क्योंकि वो क्या, एरो सिटी जो है वो 90 साल की लीज़ होती है, 30-30 साल के उसमें लॉक इन होते हैं, 30 साल बाद आप उसको आगे भी रिन्यू कर सकते हो। तो अगर ये मॉल बनाने हैं और इनको ये सब बनाना है, पहले भी तो एरो सिटी में इन्होंने जगह दी है, तो एरो सिटी सेंटोर होटल के पीछे एकड़ के हिसाब से ज़मीन पड़ी है, मैंने आपको पहले भी बताया, वहाँ दे दो। मैं तो रियल एस्टेट में हूँ, मैं जानता हूँ ना। यहाँ पर भी ये वही सोच रहे हैं। अब अगर आप पर स्क्वायर यार्ड का भी रेट लगाएं रेजिडेंशियल के हिसाब से भी, वसंत विहार इस टाइम पर 12 से 14 लाख रुपये गज का रेट है। वसंत विहार एयरपोर्ट से दूर भी है, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। ये एयरपोर्ट से, जैसा आपने बताया, 5 मिनट की दूरी है, वॉकिंग डिस्टेंस है। T1 यहाँ पर पास में है बिल्कुल। और इंटरनेशनल भी देखेंगे तो वो भी यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस पे। तो इस ज़मीन पे नज़र इनकी इसीलिए पड़ी हुई है कि जब वसंत विहार में 14 लाख रुपए 12 लाख रुपए गज का रेट पहुँच गया है, तो यहाँ भी 15 से 16 लाख रुपए गज होगा। और अगर ये कमर्शियल बनाएंगे, कमर्शियल का मैं बता रहा हूँ आपको 30 से 35 लाख रुपए गज का रेट होगा। अब अगर वो ये सोच रहे हैं कि इस गाँव को तोड़ना है, तो मैं कह रहा हूँ कि 35 लाख रुपए गज के हिसाब से आप हमारे गाँव वालों को दे दो पैसा, मुआवजा, हम अपने आप संभाल लेंगे। एक एक प्लॉट की कीमत 10-10 करोड़ रुपए बनेगी, हम तैयार है, दे दो हमें, एक परिवार को 10 करोड़ रुपया दे दो आप, हम तैयार है, छोड़ देंगे लैंड हम अपनी। जबकि हमारी ये मतलब आत्मा का रिश्ता जुड़ा हुआ है हमारा इस ज़मीन से, हमारे पुरखों की ये निशानी है, हम वो छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दे दो एक एक प्लॉट का 10-10 करोड़ रुपए,
आपको ज़मीन ही तो चाहिए, आप कमाओ सालों साल इससे पैसा, और हमें 3 किलोमीटर, हम अपने आप ही अपनी ज़मीन खरीद लेंगे। हम तो ये भी कह रहे हैं, अगर आपके पास है औकात देने की तो इतना दे दो हमें पैसा। मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि जैसे अभी सरकार ने अचानक से नोटिस दे दिया एनएसजी ने कि आप जाइए, आप गांव खाली करिए। अगर ये ना करके सरकार बकायदा आप लोगों से बातचीत करे, आप लोगों को एज अ स्टेक होल्डर समझे, और सरकार अगर कुछ करना चाहती है, कमर्शलाइज बनाना चाहती है, अगर वो आपके साथ बैठे और वो ये आपको बताए कि हम जो है, आप जो भी आपकी मार्केट वैल्यू होगी लैंड की रेसिडेंशियल के हिसाब से, हम उसका, जैसे जो लैंड एक्विजिशन से होते हैं कि हम 2 गुना या 3 गुना दाम आपको देने के लिए तैयार हैं 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट के लिए आप बोल रहे हो ना? हाँ, तो अगर हम सही, अगर सरकार आपको सही मुआवजा देती है, अगर आपके री अलॉटमेंट के लिए सही फंड देती है, तब क्या आप लोग तैयार होंगे अपना गांव छोड़ने के लिए? ये देखो, ये आप एक अच्छे पत्रकार हो इसीलिए आप इतने तरीके से इस सवाल को पूछ रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सरकार की मंशा ही नहीं है। अगर सरकार की मंशा होती तो हमें पहले ही बात कर ली होती हमसे, और हमें बता दिया गया होता। एनएसजी के द्वारा ये नोटिस नहीं दिए गए होते, पहले हमें बताया जाता कि भाई हम आपको यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने देवत नांगल गाँव को किया था, एयरपोर्ट के अंदर आ रहा था, जीएमआर की लैंड वो बता रहे थे, जब जीएमआर को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया था तो उनको वसंत कुंज में बसाया गया था। तो मेरे दोस्त की भी वहाँ पर थी तकरीबन 1800 से 2000 गज ज़मीन, लेकिन उसको फिर 500 गज का प्लॉट देवत नांगल में दिया गया था। तो ऐसे ही हमारे भी यहाँ पर किसी की 50 गज है, किसी की 100 गज है, किसी की 25 गज है, किसी की 200 गज है, तो उसके हिसाब से कभी सही से बंटवारा हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें छेड़ो ही मत। अब हमें छेड़ोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, हमें रहने दो जैसे हम रह रहे हैं। सब एक दूसरे को जानते हैं, प्यार मोहब्बत से इतने सालों से रहते आ रहे हैं, बरसों से, सदियों से, तो हमें वैसे ही रहने दो। हमारी बुज़ुर्गों की यहाँ से यादें जुड़ी हुई है। अब जब बुज़ुर्गों की यादें होती है तो हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? हम अपनी यादों को कभी नहीं भूल सकते, ना छोड़ सकते। हम इसी गांव में जिए थे, इसी गांव में मरेंगे, आखिरी सांस भी हमारी यही होगी, पहली सांस भी हमने इसी गांव में ली थी। किस मंदिर की बात करें? क्योंकि पहले भी लोगों ने बात की कि हमने पहले मंदिर भी छोड़ा, जोड़ भी छोड़ा, तो ये किस मंदिर की बात हो रही है? ये सनातन धर्म मंदिर है, पीछे की तरफ, आप झोड़ के पास ही है वो, मेन रोड पर T1 के। आप देखोगे ना, अगर जाओगे गाड़ी से भी मेन रोड पर तो आपको सामने ही दिखेगा। वो भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो अब जब वो कब्जे में ले लिया, हमने सोचा चलो इतने पे रुक जाएंगे, लेकिन अब तो ये हमारे बिल्कुल ही छाती पर आ गए कि हमारा भी घर ले रहे हैं। और शिफ्ट करोगे क्यों? हमारी ज़मीन से हमें ही शिफ्ट करोगे? हमने अपनी ज़मीन तुम्हें, एनएसजी पे जो ये एनएसजी का कैंप बना हुआ है, यहाँ तो शमशान घाट होता था इस गांव का। पहले तो अलग थे ही नहीं, ये मेहराम नगर एक ही गांव था, बाद में ईस्ट और वेस्ट हुए हैं। तो जब ज़मीन हमने आपको दी है, हमारे गांव का शमशान घाट हमने दिया है, आज हमें कैसे किराएदार बता सकते हो? तुम तो खुद किराएदार हो। आपको बता दें, यहाँ से कुछ ही दूरी पर टर्मिनल 1 और इस गांव के बीच में मेन हाईवे पर एनएसजी का एक हेडक्वार्टर नहीं है, कैंप है। एनएसजी का कैंप है जो काफ़ी बड़ा है, और गांव वालों का ये कहना है कि वो जो कैंप है वो इस गांव की स्मशान भूमि हुआ करती थी। इस गांव वालों ने अपना जो स्मशान घाट का जो ज़मीन था वो सरकार को दिया था, तब जाके एनएसजी का ये कैंप बना है। हमारे साथ इस वक्त इस गांव के पक्ष से दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं वो वकील साहब मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस की लीगैलिटीज़ क्या है, इस केस में अब तक कोर्ट में क्या क्या हो चुका है। तो सर, पिटीशन आप लोगों ने दायर किया था या एनएसजी गई थी कोर्ट? इसमें एनएसजी के नोटिस के रिगार्डिंग हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। इसमें हमारे जो कमेटी ने एक एडवोकेट भी कर रखा है, शेखर नानावती जी, उन्हीं के साथ कंबाइंड एक कोलैब बना के चल रहे हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हम जो इन्होंने, जैसा पता ही होगा आपने, बाकी सबसे पता चला होगा कि एनएसजी ने हमें 4A का नोटिस पहले दिया था लास्ट ईयर, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा मामला होल्ड आउट हो गया था। तो अभी रिसेंटली 1-2 महीने से इन्होंने हमें 5A का नोटिस दोबारा दिया पीपी एक्ट के तहत। तो उस नोटिस के रिगार्डिंग हम दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे। इसमें जैसा कि मैं बता दूं, आप लोगों को पता ही, हमारी लीडिंग पिटीशन में स्टे मिला हमें, जैसे कि, तो पक्ष अभी लड़ाई तो लंबी है, बाकी हमें उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और हमें अपनी सरकार पे भी भरोसा है। ऐसा नहीं है, सरकार आए एक बार, लोग हम उन्हीं के हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा 300-400 साल पुराना गांव है, और हम आज से नहीं रह रहे हैं यहाँ। और ना तो ये झुग्गी है, ना कोई है, यहाँ पक्के मकान है। एक ऐतिहासिक गांव है, ये बहुत पुराना गांव है हमारा। उसको आप एक अचानक से नोटिस दे के आप उसको खाली करा लो, तुड़वा लो, तो ये सरकार के लिए भी ठीक बात, मैसेज नहीं है ये।
क्योंकि ये मैसेज हमारा दूर दूर तक जा रहा है। अगर यहाँ झुग्गी हमें सरकार दिखा दे, हम खुद कोऑपरेट करेंगे, उसको तोड़ दे। अगर आप बसे बसाए गांव को ऐसे उजाड़ने पे आ जाओगे तो दिल्ली खाली हो जाएगी। और ये हमारा पिछड़ों का गांव है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। तो ये सुना आपने महरम नगर गांव में रहने वाले लोगों को। उनका कहना है कि ये गांव 300 सालों से ज़्यादा पुराना है, फिर आज उनके साथ ये जो हो रहा है, दिल्ली कैंट बोर्ड या एनएसजी इस ज़मीन पर अपना दावा कैसे ठोक सकती है। उनका कहना है कि वो 300 सालों में 3 बार उन्हें विस्थापित किया गया, और आज जब वो यहाँ पर पिछले 50-60 सालों से अब वैध रूप से रह रहे हैं, वैधानिक रूप से रह रहे हैं, फिर सरकार कैसे उन्हें रातों रात यहाँ से हटाने का प्रबंध कर सकती है या आदेश जारी कर सकती है। उनका ये भी कहना है कि ये कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं, ये प्रॉपर सेटलमेंट्स है, यहाँ पक्के मकान है, यहाँ तकरीबन 4000 परिवार रहते हैं, 12000 से अधिक लोग रहते हैं। ऐसे में उन्हें वापस से विस्थापित करना उनके लिए उनके साथ एक अन्याय है। उनका ये भी कहना है कि वो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, वो संविधान का सम्मान करते हैं, उन्होंने शांति प्रिय तरीके से यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने कभी कोई उपद्रव नहीं किया, वो यहाँ के निवासी हैं, ये ज़मीन उनकी है, उनकी पुरखें यहाँ रही हैं, तो सरकार उन्हें अपनी ही ज़मीन से कैसे विस्थापित कर सकती है। इस विषय पर सरकार को, प्रशासन को, एनएसजी को सोचने की आवश्यकता है, और उनको उम्मीद है कि इस देश की न्यायिक प्रणाली उन्हें न्याय अवश्य देगी और उन्हें अपनी ज़मीन छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दीएज में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ज़मीन पर उतरकर लोगों की ज़मीनी सच्चाई आप तक पहुंचाएं। आज तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम गांव में जाएंगे और गांव के लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने मेहनत से, परिश्रम से, डेडिकेशन से इस देश में सच्ची पत्रकारिता को ज़िंदा रखें और लोगों की आवाज़ बने। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें ताकत मिलती है और हमारी वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं प्रमोद तिवारी, महरम नगर, दिल्ली, दी एज।